गर्मी में 3 गरीब बहू का मिट्टी का ठंडा ससुराल। ओह माय गॉड, इस मंदिर में कितनी गर्मी है, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। बेटी ऐसे नहीं बोलते। डैड, आपको मुझे मंदिर लेकर आने की क्या जरूरत थी? यू नो ना, मैं बिना एसी के नहीं रह पाती हूँ। ऊपर से यहाँ कितना धुआं कर रखा है, मुझे सफोकेशन हो रही है। अरे ऐसी अभद्र लड़की हमारे मंदिर में क्या कर रही है? वापस ले जाइए अपनी बेटी को, एसी वाले महल में बिठा दीजिए इसको। मम्मी, मेरी गाड़ी मंगाओ, मैं जा रही हूँ वापस। मुझे नहीं करना भगवान के दर्शन इतनी गर्मी में। कृतिका अपनी गाड़ी मंगवाती है और एसी चालू करके बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक रात नीलम अपने कमरे में आती है और एसी चलाती है, पर एसी चालू नहीं होता है। ओफो, एसी क्यों नहीं चल रहा है? रामू काका, पापा, मम्मी, जल्दी से सब यहाँ आओ। नीलम की आवाज सुनकर मनीष, राधिका और रामू काका कमरे में आते हैं। रामू काका, ये मेरे कमरे का एसी क्यों नहीं चल रहा है? बेटी खराब हो गया होगा। रामू काका, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपको जरा सी भी अक्ल नहीं है? अगर मेरे कमरे का एसी खराब हो गया तो नया लगवा दे। मैं गर्मी में कैसे रहूं? बेटी मुझे तो नहीं पता कि एसी खराब है। बेटी एसी ही खराब हुआ है ना, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ऐसा करो, तुम मेरे कमरे में चली जाओ। पापा, आपने क्या मुझे भिखारी समझ रखा है कि मैं इधर उधर जाकर सोऊं? मैं अपने स्पेशल बेड पर ही सोती हूँ। तो फिर सो जा अपनी बेड पर, इतनी भी गर्मी नहीं लग रही है। पंखा चला ले और नहीं तो कूलर चला ले। मुझे पंखा कूलर नहीं चाहिए, मुझे एसी ही चाहिए। पापा, मुझे आप अभी और इसी वक्त नया एसी मंगवाकर मेरे कमरे में लगवाइए, वरना मैं खाना भी नहीं खाऊंगी और पूरा कमरा तोड़ फोड़ दूंगी। नहीं नहीं बेटी, ऐसा कुछ मत करना, मैं अभी एसी मंगवाता हूँ। मनीष रात के 12 बजे एसी मंगवाता है और एक्स्ट्रा पैसे देकर एसी लगवाता है और नीलम आराम से अपने कमरे में सोती है। ऐसे ही एक दोपहर ब्रिज पर श्रुति की गाड़ी बंद हो जाती है। ड्राइवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाड़ी रोकने की? गाड़ी आगे बढ़ाओ। मेम साहब, गाड़ी अपने आप बंद हो गई है। तुम लोग घर से निकलने से पहले गाड़ी खराब है या नहीं चेक किया करो। कैसे ड्राइवर हो तुम, किसी काम के नहीं हो। श्रुति गुस्से में गाड़ी से उतरती है और ड्राइवर गाड़ी चेक करता है। मेम साहब, गाड़ी गर्म होकर बंद पड़ गई है और थोड़ी देर यहीं पर खड़ा रहना पड़ेगा, और इसका टायर भी पंक्चर है। मैं स्टेपनी लगाता हूँ। तुम स्टेपनी लगाओगे? इसका मतलब मुझे बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। जी मैम साहब, आपको बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा। तुम घर चलो, इतनी तेज धूप में तुमने मुझे खड़ा रखा है, तुम्हारी नौकरी खाऊंगी मैं। श्रुति गुस्से में बड़बड़ाते हुए ब्रिज की रेलिंग के पास जाती है और फिसलकर रेलिंग पकड़कर लटक जाती है। अरे मेम साहब, अरे कोई मेरी मेम साहब को बचाओ, अरे आओ। अरे तुम ही बचाओ ना, मेरा हाथ पकड़ो, ऊपर खींचो मुझे। ड्राइवर आगे बढ़ता है, तभी श्रुति का हाथ फिसलता है। तभी दूर से दौड़ते हुए राहुल आता है और श्रुति का हाथ पकड़ लेता है। कौन हो तुम? स्पाइडरमैन हूँ। राहुल श्रुति को ऊपर खींचता है और श्रुति राहुल की आंखों में खो जाती है। ठीक है ना आप? इतने सारे लोग जा रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे बचाने की। तुमने कैसे हिम्मत की? हम गरीब मजदूर लोग हैं मेम साहब, हिम्मत और ताकत गरीबी हमें बचपन से ही भर देती है। इससे ज्यादा ताकतवर, हिम्मत वाला, मुझे प्रोटेक्ट करने वाला लड़का और कहाँ मिलेगा मुझे? यही लड़का है मेरे लायक। ठीक है मेम साहब, अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? रुको, मुझे मेम साहब नहीं, मेरा नाम श्रुति है, मुझे श्रुति बुलाया करो। तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम राहुल है, मैं मजदूरी करता हूँ। मुझसे शादी करोगे? क्या बात कर रही हैं आप मेम साहब? क्यों गरीब का मजाक उड़ा रही हैं आप? कहाँ चांदी की कटोरी में दूध पीने वाली और कहाँ हम घड़े का पानी पीने वाले। मैंने पूछा शादी करोगे या नहीं करोगे, फिलोसोफर बनने के लिए नहीं कहा। सिर्फ इतना बताओ, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ या नहीं? आप अच्छी तो बहुत हैं, पर वर कुछ नहीं, अपने घर वालों से बात कर लो, मैं तुम्ही से शादी करूंगी। ये लो मेरा फोन नंबर, मुझे फोन करना। श्रुति राहुल का फोन नंबर लेती है और अपना फोन नंबर देकर ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीरज हॉस्पिटल में काम करता है और पास में प्यारे मोहन बेड पर लेटे होते हैं। देखिए, बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप हमारे पास नहीं है और ब्लड बैंक में भी नहीं है। कैसे डॉक्टर है आप? आपके सामने पेशेंट पड़ा हुआ है और आपको खून नहीं मिल रहा है। जितने भी पैसे लगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। मेरे दादाजी को कुछ नहीं होना चाहिए। अभी और इसी वक्त खून का इंतजाम कीजिए। कैसी बात कर रही हैं आप? जब हमारे पास खून है ही नहीं तो हम कहाँ से चढ़ाएं? आप किसी आदमी को लेकर आइए जिसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव हो। डॉक्टर की बात नीरज के कानों में पड़ती है और नीरज डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर, आप एक बार मेरे खून की जांच कर लीजिए, शायद मेरे खून से इनकी जान बच जाए। नर्स, इनके खून की टेस्टिंग करिए। नर्स खून की जांच करती है। सर, बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप ही है, इनको हम ये खून दे सकते हैं। नीरज खून देता है और थोड़ी देर में प्यारे मोहन को होश आ जाता है। मुझे होश कैसे आया? मुझे किसने बचाया? दादाजी,
इस गरीब मजदूर ने आपको खून दिया है। बेटा इधर आओ तुम। तुमने खून देकर मेरी जान बचा ली, हाँ? पर ये जान कुछ ही दिनों की है। तुम्हें मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी बेटा। अरे मैं वादा करता हूँ मैं आपकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। आप बताइए तो सही। दादाजी, ये गरीब बस खून दे सकता था, आपकी कौन सी इच्छा पूरी करेगा? बेटी तू तो मेरी इच्छा पूरी करेगी ना? हाँ दादाजी, मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। तुमने भी तो वादा किया, और बेटे तुमने भी। अब तुम दोनों को शादी करके वादा पूरा करना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। दादाजी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आप चाहते हैं मैं गरीब मजदूर के घर बहू बनकर जाऊं? बेटी तू नहीं चाहती मैं आखिरी सांस हंसते हंसते लूं तो मना कर दे। नहीं दादाजी, अब जब आपने वादा ले ही लिया तो मैं वादा पूरा करूंगी। नीलम शादी के लिए तैयार हो जाती है और दूसरी तरफ कृतिका रास्ते में जाती है। तभी कुछ गुंडे कृतिका को घेर लेते हैं। अरे जाने मन, सुनसान सड़क पर अकेले अकेले कहाँ जा रही है? चल हमारे साथ रात रंगीन करते हैं। अबे ओए, कौन हो तुम लोग? हाँ, और क्यों परेशान कर रहे हो उस लड़की को? अरे गरीब मजदूर, ज्यादा चू चपड़ मत कर। यहाँ से चलता बन, वरना एक थप्पड़ में खोल दूंगा। अबे तुझ जैसे गुंडे में इतना घमंड है तो सोच मुझ मजदूर में कितना घमंड होगा। ये मजदूर का मजबूत हाथ है, एक पड़ेगा ना तो तेरा क्या क्या खुलेगा तू नहीं जानता। अरे बॉस यहाँ से चलते हैं वरना मामला बिगड़ जाएगा। मजदूर से लड़ने का फायदा नहीं। गुंडे कृतिका को छोड़कर चले जाते हैं और राघव कृतिका को उसके घर पहुंचाता है। कृतिका अपने माता पिता को सारी बात बताती है। बेटा हमें तुम्हारी बहादुरी बहुत पसंद आई। हम चाहते हैं कि तुम हमारी बेटी के जीवन साथी बनो। पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? चुप हो जाओ कृतिका, पापा बात कर रहे हैं। बोलो बेटा, क्या तुम हमारी बेटी का हाथ थामोगे? सर, मैं ना आपके जितना अमीर हूँ और ना हमारा कोई बिजनेस है। मैं एक गरीब मजदूर हूँ। उसके बाद भी अगर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। बेटा मुझे तुम पसंद आ गए हो, और गरीबी अमीरी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरी बेटी तुम्हारी ही पत्नी बनेगी। इस तरह राघव की शादी कृतिका से तय हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राघव, नीरज और राहुल अपने छोटे से टूटे घर में अपने माता पिता और बहन के साथ खड़े होते हैं। और माँ, मुझे इस तरह शादी के लिए हाँ करना पड़ा। और माँ, मेरी भी हालत सुन ली। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? माँ, अब आपकी मर्जी है, आप लोग जो बोलेंगे वही होगा। बेटा इसमें न तुम्हारी मर्जी चलेगी ना हमारी मर्जी चलेगी। ये ऊपर वाले का फैसला है। ऊपर वाले के फैसले को टाला नहीं जा सकता। गरीबी में पले तीनों बेटों की शादी अलग अलग परिस्थितियों में तय हो जाती है और अगले ही दिन तीनों भाई मंदिर में दूल्हे के कपड़ों में तैयार होकर आते हैं। वहीं 3 अलग अलग घर की अमीर लड़कियां भी दुल्हन के कपड़ों में आती हैं और शादी करके अपने पतियों के साथ ससुराल चली आती हैं। बहुए, एक एक करके दाहिने पैर से कलश गिराते हुए गृह प्रवेश करो। गृह प्रवेश करे? गृह प्रवेश करने के लिए गृह कहाँ है? ये तो झोपड़ी है, झोपड़ी में प्रवेश करे। शारदा बहन, अपने तीनों बेटों की शादी तो तुमने करवा दी, पर अमीर घर की बहू लाकर गलती कर दी। इस गर्मी में ये बहुएं तुम्हारी तरह नहीं रह पाएंगी। हम गरीब है भी नहीं, आप जैसे लोगों से ज्यादा अमीर तो हमारे घर के नौकर होते हैं। समझ में आई मेरी बात? और शारदा, तेरी बहुएं तो बड़ी तेज है, जरा इन्हें समझा दे, हमसे टेढ़ापन ना दिखाए, वरना हम इनसे ज्यादा टेढ़े हैं। भाई आप लोग थोड़ा चुप रहकर गृह प्रवेश नहीं कर सकती हैं क्या? हम लोगों ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। उसके बाद भी आप लोगों ने शादी की है, अब जो है वही है। तीनों बहुएं एक एक करके गृह प्रवेश करती हैं और अपने हाथ से खुद को हवा करने लगती हैं। ओह गॉड, यहाँ कितनी गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि पसीने में ही डूब जाऊंगी। एसी चालू करो। भाभी, हमारे घर में पंखा तक नहीं है और आप एसी की बात कर रही हैं? क्या एसी नहीं है? तुम लोग सोते कैसे हो? इतनी गर्मी में गर्मी नहीं लगती क्या? बहु गर्मी तो हमें लगती है, पर हम गरीब लोग 2 वक्त की रोटी जुटा लें यही बहुत है। पंखा और एसी कहाँ से लाएं? प्रीति बेटी, अपनी भाभीयों का बिस्तर लगा दो। प्रीति, चल तेरा बिस्तर लगा दे, वो भी शादी से थक गई होंगी, उन्हें आराम करना है। शारदा प्रीति के साथ जमीन पर 3 बिस्तर लगाती है और अपना एक अलग बिस्तर लगाती है। बहुओं, हमने तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है, अब तुम लोग आराम करो। बिस्तर लगा दिया है जमीन पर,
मैं जमीन पर नहीं सो सकती, मुझे बेड पर सोने की आदत है। बेड नहीं है क्या? श्रुति, गरीब मजदूर के घर में तुम्हें बेड कहाँ मिलेगा? हम सब जमीन पर ही सोते हैं। अब चलो सोने। तीनों बहुएं अपने अपने पति के साथ लेटती हैं और गर्मी और पसीने से सबका मुंह बना होता है। मेरी फूटी किस्मत थी कि दादाजी को हॉस्पिटल ले गई। अगर नहीं ले जाती तो ये हालत नहीं देखनी पड़ती। गलती हो गई कि तुम मुझे बचाने आए, डूब जाने दिया होता तो कम से कम पसीने से लथपथ तो नहीं होती। तुम भी कुछ बोलोगी? तुम्हें भी कुछ बोलना है क्या? नहीं बोलना मुझे कुछ, सोने दो मुझे शांति से। घर के सभी लोग सो जाते हैं, वहीं तीनों बहुएं रात भर करवट बदलती रहती हैं और ऐसे ही रात बीतती है और अगले दिन तीनों शादी के जोड़े में मुंह बनाकर एक दूसरे को देख रही होती हैं। क्या हुआ बहुओं, तुम तीनों एक दूसरे को घूर क्यों रही हो? पहले आप हमें ये बताइए, यहाँ बाथरूम कहाँ है? हाँ बहू, घर के पीछे ही बाथरूम है। प्रीति, ले जाओ अपनी भाभियों को। आइए भाभी, मैं दिखा देती हूँ। प्रीति तीनों बहुओं को लेकर घर के पीछे जाती है और तीनों बहुएं नाक सिकोड़ते हुए अंदर आती हैं और थोड़ी देर के बाद एक दूसरे को घूरते हुए वापस आती हैं। भाभी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग बहुत खराब है, कहीं मैं तुम्हें कुछ ना कह दूं। प्रीति मुंह लटकाकर वापस चली जाती है तो वहीं दूसरी तरफ तीनों बहुएं एक दूसरे को घूरते हुए अंदर आती हैं। अरे बहुओं, तुम तीनों अभी भी एक दूसरे को घूर रही हो, क्या बात है? मुझे तो लगता है इन दोनों की वजह से ही मैं यहाँ फंसी हूँ। अगर ये दोनों नहीं होती तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। फंसी तो मैं हूँ तुम दोनों की वजह से, कम अकेले आराम से तो रह पाती। तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। तुम तीनों हमारे घर की बहुओं हो, ऐसे लड़ने से कोई फायदा नहीं है। आज तुम तीनों की पहली रसोई है, पहली रसोई में क्या बनाओगी? सासू माँ, मैं क्या आपके घर की नौकरानी हूँ कि आपके लिए खाना बनाऊं? अगर खाना खाना है तो खुद बनाकर खाइए। मैं भी किसी की नौकरानी नहीं हूँ कि मैं खाना बनाऊं। मैंने कितनी बार कहा मेरी बातों को मत दोहराया कर। मैं तेरी बात नहीं दोहरा रही हूँ, चुपचाप खड़ी रह। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अरे चुप हो जाओ, तुम तीनों छोटी छोटी बात पर लड़ने लगती हो। ये रस्म होती है पहली रसोई की, जो बहुओं को ही करनी पड़ती है। श्रुति, माँ जो बोल रही है उसे सुनो, रस्म है तो माननी ही पड़ेगी। हाँ कृतिका, लड़ने का कोई फायदा नहीं है, माँ जैसे बता रही है वैसे ही करो। अच्छा ठीक है, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, मैंने कभी किचन में काम नहीं किया, मैं क्या बनाऊं? कुछ नहीं, मैं तुझे सिखा दूंगी, तू बस वैसे ही करती जाना। अच्छा तो फिर कहाँ है आपका किचन? बहू, इस मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनता है हमारे घर में, गैस सिलेंडर के पैसे नहीं होते। अब बड़ी बहू तुम हो सबसे पहले, तुम्हारी रसोई होगी चूल्हे के पास, बैठो। कृतिका चूल्हे के पास बैठती है और लकड़ियाँ डालकर आग जलाने की कोशिश करती है। एक तो चूल्हे में आग नहीं जल रही है और हमें आग दिखा रही है। आजा तू बैठ जा, तू ही चूल्हा जला ले पहले। श्रुति चूल्हे के पास बैठकर आग जलाने की कोशिश करती है और धुएं से खांसने लगती है। बड़ी आई थी चूल्हा जलाने वाली, एक बार में खांसी लग गई। बहुओं, एक तरफ से चूल्हा नहीं जलेगा, पहले लकड़ी लो, कागज से आग जलाओ, फिर धीरे धीरे फूंक मारो। शारदा के बताए तरीके से तीनों बहुएं मिलकर चूल्हा जला लेती हैं। देखो बहुओं, तुम तीनों मिलकर अपनी पहली रसोई करो। एक आटा गूंथे, दूसरी सब्जी काटे और तीसरी चूल्हे पर रोटी सेके, इससे जल्दी काम हो जाएगा। कृतिका आटा गूंथती है, श्रुति सब्जी काटती है और नीलम चूल्हे पर रोटियां बनाती है। थोड़ी देर में तीनों पसीने से परेशान हो जाती हैं। थोड़ी देर के बाद तीनों बहुएं अध जली कच्ची पक्की रोटियां और अध पकी सब्जी सबके सामने परोस देती हैं। सभी लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं और रामलाल रोटी तोड़ते हैं। बहू, ये कैसी रोटी है? आधी कच्ची और सब्जी भी कच्ची है। ससुर जी, आपको शर्म नहीं आती? इतनी गर्मी में मुझसे खाना बनवाया है, ऊपर से कहते हैं रोटियां कच्ची है, सब्जी कच्ची है। जी जी, बहुओं ने जो भी बनाया है सम्मान के साथ उसे खा लेते हैं। पहली बार बहुओं ने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया है, जो बनाया वही अच्छा है। इतना कहकर सभी लोग बहुओं के बनाए कच्चे पक्के खाने को खा लेते हैं और पहली रसोई पूरी होती है। और ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब एक दोपहर में तीनों भाई मजदूरी पर गए होते हैं और तीनों बहुएं अलग अलग कोने में बैठकर अपने पल्लू से हवा कर रही होती हैं। कैसा गरीब ससुराल मिला है कि न्यूज़पेपर तक नहीं है हवा करने के लिए। ऐसी गर्मी तो मैंने सोची नहीं थी। इन्होंने भले कहा था कि हम गरीब हैं, पर ये नहीं बताया था कि भूखमरी भी है। यहाँ जब से आई हूँ तब से एक गिलास ठंडा पानी तक नसीब नहीं हुआ। बहुओं, क्या परेशानी है बताओ, मैं कुछ उपाय ढूंढती हूँ। हमारी जिंदगी ही प्रॉब्लम बन गई है, इसका क्या उपाय देंगी आप? आपके घर की बहू बनकर हमने अपनी ऐसी की तैसी कर ली है। तभी तीनों भाई पसीने से लथपथ होकर घर लौटते हैं। आज बड़ी जल्दी आ गए तुम लोग, क्या हुआ? जितना कोसती रहती हो ना तुम कि हम काम नहीं करते, लो अब काम भी हाथ से चला गया। क्या मतलब बेटा, क्या हुआ? माँ, गर्मी इतनी तेज हो गई है कि मजदूर काम करते समय बेहोश हो जा रहे हैं। कुछ की तो मौत भी हो गई, इसलिए सरकार ने काम बंद करवा दिया है। सरकार का क्या है, वोट लेने के लिए कुछ भी कह देती है।
काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? इसका मतलब जो थोड़ा बहुत कमाते थे वो भी नहीं मिलेगा। अब तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और घर का राशन खत्म हो जाता है। सभी लोग चुपचाप बैठे होते हैं। यही है प्यार का अंजाम। अगर अमीर घर में शादी करती तो भरपेट खाना मिलता, यहाँ तो भूखे रहना पड़ रहा है। श्रुति, तुम अकेली भूखी नहीं हो, बाकी लोग भी भूखे हैं। अब चुप रहो और सो जाओ। भूखे पेट तीनों बहुएं सिर्फ पानी पीकर सोने चली जाती हैं और रात के 1 बजे तेज आंधी तूफान शुरू हो जाता है। इतने दिनों बाद ठंडी हवा तो मिली। शादी के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है। हे भगवान, इतनी तेज आंधी तूफान आ रही है कि घर की छत हिलने लगी है। अब ना जाने क्या होगा। माँ, दरवाजे, खिड़कियाँ और छप्पर कितनी आवाज कर रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। अरे जल्दी घर खाली कर दीजिए, मुझे लग रहा है छप्पर कभी भी गिर सकता है। तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर बाहर निकलते हैं। तभी छप्पर का एक हिस्सा गिरता है और राघव के माथे पर चोट लग जाती है। प्रीति, शारदा और रामलाल के बाहर निकलते ही पूरा घर गिर जाता है और तीनों भाई मलबे में फंस जाते हैं। राहुल के पैर में चोट लगती है और नीरज का हाथ मलबे में फंस जाता है, जिसे राघव राहुल मिलकर बाहर निकालते हैं और अपने परिवार के साथ मलबा हो चुके घर के सामने खड़े हो जाते हैं। टूटा हुआ घर देखकर सभी लोग बाहर खड़े होते हैं और शारदा रोने लगती है। हे भगवान, तुझे हम गरीबों के साथ ही अन्याय करना होता है। एक छोटा सा घर था, उसमें हम अपने बच्चों के साथ खुशी से रहते थे, उसे भी तूने हमसे छीन लिया। जाने ऐसा क्या पाप किया हमने जो हमारी ये जिंदगी भी नहीं देखी गई। ऐसा टूटा फूटा घर रखेंगे तो यही होगा। औरों के घर भी हैं, उनके घरों को तो कुछ नहीं हुआ, ये तो होना ही था। शारदा और रामलाल दुखी होकर अपने टूटे हुए घर के पास बैठ जाते हैं और ऐसे ही रात बीतती है। अगली सुबह शारदा और रामलाल की आंखों में आंसू होते हैं और नीलम चिढ़कर खड़ी होती है। अब इसी तरह बैठे रहेंगे या बताएंगे मैं कहाँ जाऊँ? मुझे नहाना है। शारदा मदद मांगने के लिए कांति के घर के दरवाजे पर जाती है। क्या हुआ, यहाँ क्यों आई हो? बहन, कल रात आंधी में मेरा घर टूट गया। मेरी बहुओं को कुछ दिन अपने घर में सहारा दे दो। इतना बड़ा परिवार मैं अपने घर में कैसे रखूं? जाओ यहाँ से, कोई सहारा नहीं मिलेगा। कांति शारदा को बेइज्जत करके भगा देती है और शारदा वापस आ जाती है। क्या हुआ? कोई साथ नहीं दे रहा ना? आप जैसे गरीबों का कोई साथ नहीं देता। तभी शांति वहाँ आती है। शारदा बहन, रोती क्यों हो? सिर्फ नहाने की बात है ना, बहुओं को मेरे घर भेज दो, तैयार हो जाएंगी। तीनों बहुएं शांति के घर जाकर बारी बारी नहाकर तैयार होकर वापस आती हैं और धूप में बैठ जाती हैं। पहले रोटी नसीब होती थी, अब वो भी नहीं होगी और घर भी टूट गया। कैसे ससुराल में आई हूँ मैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ बाहर कमाने। अरे तू कहाँ जा रहा है? सारे काम तो बंद हैं और तुझे चोट भी लगी है। जो दर्द बार बार इनके ताने सुनकर होता है ना, वो दर्द चोट से एक बार भी नहीं होता। राहुल की बात सुनकर तीनों भाई काम पर जाने के लिए उठ खड़े होते हैं। बच्चों, इधर उधर मत जाओ इतनी धूप में। 2 दिन से भूखे और घायल हो तुम लोग। भाभीओ, मिल गया दिल को सुकून। आपकी बातों से मेरे भाई फिर काम पर जा रहे हैं। हमारे ससुराल वाले हमसे कितना प्यार करते हैं। पतियों को चोट लगी है फिर भी हमारे लिए कमाने जा रहे हैं। मेरा ससुराल भले गरीब है पर सास ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आज ताने भी सुन लिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तीनों भाई बाहर जाने को तैयार होते हैं, तभी श्रुति आगे आकर उन्हें रोकती है। नहीं, आप तीनों कहीं नहीं जाएंगे। अब इस ससुराल को चलाने की जिम्मेदारी हमारी है। श्रुति, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, वादा कर रही हूँ। मैंने बहुत परेशान कर लिया आप लोगों को, पर अब इस परेशानी के समय मैं अपने ससुराल का साथ निभाऊंगी। मैं भी अपने ससुराल का साथ निभाऊंगी। बहुत लड़ लिए हम तीनों, अब वक्त है कि हम तीनों एकजुट होकर काम करें। अब हम तीनों मिलकर अपने ससुराल की काया पलट करेंगे। हम मजदूर हैं ना, जाने कितनों के घर बनाए हैं, तो क्या खुद का घर नहीं बना सकते? आप नहीं, घर हम बनाएंगे। आप लोग बस बैठकर देखिए। बहुओं, पर तुम लोग घर कैसे बनाओगी? सीमेंट बालू कहाँ से आएगा? इन सब की जरूरत नहीं है। हम मिट्टी का घर बनाएंगे जो हर मौसम में ठंडा रहेगा। बहू, मैं समझा नहीं। पिताजी, थोड़ा सब्र कीजिए, आप सब समझ जाएंगे। तीनों बहुएं आपस में बात करती हैं और अपने पतियों के औजार लेकर जंगल में जाती हैं। जंगल में कृतिका और नीलम पेड़ों के तने काटती हैं और श्रुति मिट्टी खोदती है और तीनों चिलचिलाती धूप में पसीने से भीग जाती हैं। भाभी, एक पेड़ का तना काटना कितना मुश्किल है। घर बनाने के लिए तो बहुत तने लगेंगे। हम कैसे बनाएंगे? दीदी, हिम्मत रखिए, हम जरूर करेंगे। दोपहर तक तीनों बहुएं मिट्टी और लकड़ी इकट्ठा कर लेती हैं और मलबे के पास वापस आती हैं। तीनों के चेहरे पसीने से भर जाते हैं। ये सब चीजें हमने जुटा ली है। अब इस मलबे से ही हम अपना घर दोबारा बनाएंगे। सबसे पहले सफाई करनी होगी। तीनों बहुएं मलबा साफ करने लगती हैं और शाम तक पूरी जगह साफ कर लेती हैं। बहुओं, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने एक दिन में इतना काम कर लिया। मम्मी जी, आप देखते रहिए, कल हमारे सिर पर छत भी होगी। तीनों बहुएं खुले आसमान के नीचे रात बिताती हैं। अगली सुबह बहुएं तनों को जमीन में गाड़ती हैं और श्रुति उन पर गीली मिट्टी लगाती है।
इन तनों को जमीन में गाड़ देंगे, ये सरिये का काम करेंगे और इन पर मिट्टी लगाकर दीवार खड़ी हो जाएगी जो ठंडी रहेगी। दोपहर तक तीनों बहुएं घर की दीवारें बना लेती हैं और छत पर लकड़ियां लगाकर मिट्टी से लीप देती हैं। रात भर मेहनत करके तीनों बहुएं अपना ठंडा ससुराल बना लेती हैं। बहुओं, क्या अब हम घर के अंदर आ सकते हैं? हाँ पापा जी, अब घर पूरी तरह तैयार है। अब हम सभी अपने मिट्टी के बने ससुराल में रहेंगे। पूरा परिवार घर के अंदर आता है और अंदर ठंडक महसूस होती है। बाहर इतनी गर्मी है और अंदर इतनी ठंडक कैसे? तुम लोगों ने हमारे सर पर छत दी, अब पेट भरने की जिम्मेदारी हमारी है। आज से हम और मेहनत करेंगे। तीनों भाई औजार लेकर काम की तलाश में निकल जाते हैं और कुछ देर के बाद तीनों को अलग अलग जगहों पर काम भी मिल जाता है। शाम को तीनों भाई काम से लौटकर अपने अपने कमाए हुए पैसे अपनी पत्नियों के हाथ पर रखते हैं। अब घर तुम्हें ही चलाना है, ये लो पैसे। ठीक है, अब आप लोग जल्दी से जाकर नहा लीजिए। हमने अपने ही ससुराल में बाथरूम भी बना लिया है। तीनों भाई मिट्टी के बने बाथरूम में जाते हैं, जहाँ सामने एक मिट्टी का नल जैसा बना होता है जिससे पानी गिर रहा होता है। तीनों भाई नहाकर बाहर आते हैं। हमारे मिट्टी के घर में ये पानी का नल कहाँ से आया, और वो भी इतना ठंडा पानी? हमने खोखले बांस को जमीन में पाइप की तरह बिछा दिया है जिससे नदी का ठंडा पानी सीधे हमारे ससुराल में आता है। इतना कहकर तीनों बहुएं अपने मिट्टी के बनाए हुए चूल्हे पर मिट्टी के बर्तन रखकर खाना बनाने लगती हैं। भाभी, आप लोगों ने मिट्टी के बर्तन भी बनाए हैं? हाँ, मलबे में हमारे सारे बर्तन खराब हो गए हैं। दोबारा बर्तन खरीदने में बहुत पैसे लगते, इसीलिए हमने मिट्टी के बर्तन ही बना लिए। तीनों भाइयों के लाए गए राशन से तीनों बहुएं खाना बनाती हैं। पूरा परिवार खाना खाकर आराम से सो जाता है। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने गरीब ससुराल में ढलने लगती हैं। एक दोपहर श्रुति तीनों भाइयों के लिए खाना लेकर तेज धूप में लेबर चौक पर पहुंचती है। अरे श्रुति, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? हम कुछ भी खा लेते। आप तीनों इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी थोड़ी मेहनत कर सकते हैं। गरम गरम खाना शरीर को ताकत देता है। अच्छा, ये लो पैसे। जाते समय रिक्शे से चली जाना। नहीं, घर इतना भी दूर नहीं है, मैं पैदल चली जाऊंगी। ये पैसे हमारे काम आएंगे। इतना कहकर श्रुति पैदल ही घर की तरफ चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन नीलम नदी के किनारे मछली पकड़ने आती है। तभी नीलम को नदी में एक प्लास्टिक का ड्रम तैरता हुआ दिखाई देता है। नीलम उसे बाहर निकालती है। इसे घर लेकर चलती हूँ, इसमें पानी रखने के काम आएगा और अगर कहीं से फटा हुआ तो कपड़े रखने के काम तो आ ही जाएगा। और मछलियाँ तो मैंने पकड़ ही ली है, आज अच्छा खाना बनाऊंगी। इतना कहकर नीलम ड्रम लेकर घर आती है और ड्रम के बीच में गोल छेद करने लगती है। ये क्या कर रही हो तुम? इतने अच्छे ड्रम को काट क्यों रही हो? मैं इससे कूलर बनाने वाली हूँ, बस देखते रहिए कितना मस्त कूलर बनेगा। नीलम ड्रम में सूखी घास भरती है, ऊपर से छोटे छेद करती है और पानी का मटका रख देती है। साथ ही रबर से बना हुआ एक पंखा लगाकर ड्रम को घर के कोने में रख देती है। पंखा घुमाते ही ठंडी हवा पूरे घर में फैलने लगती है। बहू, ये तुमने कैसे बनाया? और ये पंखा बिना मोटर के कैसे घूम रहा है? ये गति का नियम है, मैंने रबर बैंड लगाया है। एक बार घुमाने के बाद ये खुद घूमता रहेगा और घास में लगे पानी से ठंडी हवा आती रहेगी। बहू, तुमने तो सच में हमारा ससुराल ठंडा कर दिया। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन घर के बाहर शारदा की पड़ोसने आती हैं। वाह शारदा बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत समझदार निकली। कितना अच्छा ठंडा ससुराल बना दिया। किसी ने सही कहा है, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अगर उस दिन तुमने सहारा दे दिया होता तो शायद इतना अच्छा ठंडा ससुराल न बनता। ऐसे ही एक दिन तीनों बहुओं के पिता ससुराल आते हैं। तीनों बहुएं घड़े का ठंडा पानी अपने अपने पिता को पिलाती हैं। वाह बेटियों वाह, तुमने तो भाई बहुत अच्छा ठंडा ससुराल बनाया है। अच्छा हुआ कि हमें गरीब ससुराल मिला, हमें पैसों की अहमियत समझ आई। हमारी गरीबी और गरीबों के प्रति जो नफरत थी वो खत्म हो गई। बहुओं, अगर धन्यवाद करना है तो अपने पिता को कहो। इन सब के पीछे तुम्हारे पिता का ही हाथ है। हमारे पिता का? बहुओं, एक गरीब घर में तुम्हारी शादी कोई इत्तेफाक नहीं है। एक दिन मैं तुम्हारे पिता कृष्णलाल जी के ऑफिस के बाहर काम कर रहा था। उन्होंने हमें देखा और तभी उन्हें ये आइडिया आया कि क्यों ना अपनी बेटी की शादी एक गरीब घर में कर दी जाए, जिससे उनके पैसों का घमंड भी टूटे और उन्हें पैसों की अहमियत भी समझ में आए। हाँ बेटी, ये मेरा ही आइडिया है और तुम तीनों एक दूसरे को नहीं जानती हो, पर हम तीनों बिजनेस पार्टनर हैं और हम तीनों की समस्या भी एक ही थी, तो हमने समाधान भी एक ही निकाला। थैंक यू पापा, चाहे जैसे भी, पर आपने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा है। हम आज अपने गरीब और ठंडे ससुराल में बहुत खुश हैं और हम अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही बिता सकते हैं। गर्मी में तीनों गरीब बहुएं हंसी खुशी अपने ठंडे ससुराल में अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं।